रेगुलेटरी पे तो हमने एक बीच में लेक्चर लिया ही था, वो नहीं ध्यान दिया क्या तुमने, देखा नहीं नहीं क्या? नहीं, वो नहीं, मुझे वो सिर्फ मोनोपोली वाला एक इंडस्ट्री के टर्म्स में नहीं आप लेके समझा दो, वो वर्ड मुझे मोनोपोली, अटक। अच्छा ठीक है बताते हैं। मोनोपोली से यहाँ पे एक बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर प्रोग्राम इज कंट्रोलिंग मोनोपोली है, या लेटिंग मोनोपोली नॉट डेवलप, ऐसे वाली बात है। यहाँ आपको बेसिकली सी, मैं ना पहले वो बात बताता हूँ, जो लोकपाल बिल था, ठीक है, जो लोकपाल बिल था जिसको क्या बोलते हैं, जिसके कारण आम आदमी पार्टी जो है उसमें एग्जिस्टेंस में आई। तो लोकपाल बिल क्या कहता है, तो पहले ये बताओ कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा कंट्री है, वो उसके जो लॉ एंड ऑर्डर है, या फिर जो भी हमारा गवर्नमेंट का प्रोसेस है, वो कैसे चलता है। सबसे ऊपर क्या होता है हमारे यहाँ? प्रेसिडेंट, जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम बॉडी ऑफ योर वो, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सबसे पहले हमारा होता है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या होता है हमारे पास? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, यस सर। जिसको हम लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं। ये हमारा फेडरल सिस्टम है। तो अभी हम इसको केवल स्टेट के बारे में, सॉरी सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो बेसिकली जो भी हमारे मिनिस्ट्रीज वगैरह होते हैं, जो यहाँ पे मिनिस्ट्रीज वगैरह बनते हैं, उसके सेक्रेटरी से स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा प्रोफाइल किसी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है। और उसके बाद पीएमओ ऑफिस एक होता है, उसके अंदर में कुछ आईएएस वगैरह होते हैं, एंड दैट दिस चेन गोज टू डीप इनटू द रूरल एरिया बाय डीएम, डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है, और इस तरह से अंदर अंदर तक जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, स्पेशलाइज्ड और ट्रिब्यूनरी डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं टू डील विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन। उसके बाद जो एक और जो वो होता है वो क्या है? जुडिशरी, है ना? जुडिशरी का रोल क्या है? सो वेर एवर एनी डिस्क्रिपेंसी इज देयर इन पार्लियामेंट और एग्जीक्यूशन बॉडी, जुडिशरी कैन हेल्प और डायरेक्ट कर सकती है कि कौन सही है कौन गलत है, उसमें जजमेंट दे सकती है। जुडिशरी आल्सो हैज द पावर टू पनिश, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कि देयर इज अ फोर्थ पिलर व्हिच इज कॉल्ड मीडिया, ठीक है। तो ये तो लेजिटिमेसी नहीं है, मतलब इसकी, ये तो हम मान के चलते हैं कि मीडिया का रोल ऐसा है कि इट कैन एक्ट एज अ फोर्थ पिलर। तो इस तीन तरह के सिस्टम के एग्जिस्टेंस के बाद लोकपाल कहाँ लाई करता, बताओ तो जरा सा। बोलो। हम यहाँ से शुरू करेंगे तो हम थोड़ा रेगुलेटरी को जल्दी से अच्छे से समझा पाएंगे। बताओ लोकपाल क्या करता है, लोकपाल क्या होता है वहां पे? सर एग्जीक्यूटिव ही होता है शायद। सर एग्जीक्यूटिव बॉडी का ही पार्ट होता है शायद। किसका पार्ट होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी का सर। नहीं पार्लियामेंट से स्टार्ट होगा ना सर वो तो। नहीं, स्टार्ट तो आखिर वो उसको मतलब इन ये इन टच तो तीनों से रहना है, बट हाँ, बन। हाँ, हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे जो जो लोकपाल वाला जो बॉडी है, इट वुड हैव बीन पैरेलल टू ईच ऑफ द थ्री। इसने बोला कि एक लोकपाल बॉडी होगी विच विल बेसिकली will not have any work to do, but it can access or audit of work of any of these। वो पार्लियामेंट के भी, एग्जीक्यूटिव बॉडी के भी और जुडिशरी के, तीनों के काम को ये ऑडिट कर सकता है ना? तो बेसिकली जैसे मान लो कि अगर अगर आपको लेजिस्लेटिव में अगर आपको ने बताया कि हम इस पे कानून बनाना चाहते हैं, या साल में हम इतने साल इतने टाइम हम ऑफिस जाना चाहते हैं, या फिर हम डिस्कशन करना चाहते हैं, जो भी मतलब व्हाटसोएवर इज द क्यारे ऑफ ये, लोकपाल कैन चेक कि वेदर यू आर परफॉर्मिंग इट और नॉट। सिमिलरली अगर आपने कोई रूल बना दिया, आपने कोई पॉलिसी बना दिया, आपने ये बोल दिया कि एक सड़क यहाँ से यहाँ तक बनेगी,
एंड आपने एक टारगेट दे दिया कि हाँ इस 2024 तक हम बना देंगे, तो लोकपाल कैन ऑडिट द वर्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि जो आपने माइलस्टोन सेट किए थे उसके हिसाब से बन रहा है कि नहीं. लोकपाल कैन ऑल्सो चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग डन और दैट इज बीइंग वो. और इवन जुडिशरी को भी अपने जो इनके प्रोसेसेस हैं इसके फ्लो के लिए लोकपाल कैन हैव अ चेक. एंड लोकपाल ऑल्सो नीड टू हैव सम मतलब पनिशमेंट अथॉरिटी और पुलिसिंग अथॉरिटी होना चाहिए जो बोलते हैं. और दूसरा, लोकपाल के पास इंटरवेंशंस के लिए कंप्लेन आने की जरूरत नहीं है. जैसे हम लोग जैसे जुडिशरी में ही होता है ना कि जुडिशरी कैन ओनली टेक दोज केसेस जिसके लिए उस पर अप्लाई किया गया है. सुओ मोटो एक होता है जिसमें जुडिशरी खुद से कोई केस उठाती है, बट ये बहुत रेयर इवेंट होता है. बट यहाँ पे लोकपाल का जो अरविंद केजरीवाल का लोकपाल था उसके लिए था कि मतलब लोकपाल कैन टेक अप एनी इश्यूज ऑन सुओ मोटो बेसिस. ठीक है. इसमें क्या था कि these all people at whatever place they are, they don't have any interference with the lokpal, है ना. कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई इधर से दबाव नहीं होगा, बट दे विल हैव टू फॉलो और डू वॉट एवर देयर KRA इज. ये लोकपाल का काम था. ये बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं अभी? आ रही है ये सर। लोकपाल का ऑडिट कौन करेगा फिर? नहीं, लोकपाल का ऑडिट फिर कौन करेगा? लोकपाल ही तो दूसरे का ऑडिट कर रहा है. तो लोकपाल के पास कोई इंपॉर्टेंट काम भी तो नहीं है ना. समझ रहे हो ना. लोकपाल के ऊपर में फिर प्रेसिडेंट होंगे. मतलब चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम वैलिड मानते हैं. द पॉइंट इज कि ये जो लोकपाल है ये एक तरह का रेगुलेटरी बॉडी होता फॉर द इंटायर डेमोक्रेसी. तो रेगुलेटरी बॉडी जैसे जो भी हम बोलते हैं, जैसे हम किसी रेगुलेटरी बॉडी के नाम पे बोलते हैं, अथॉरिटी के नाम पे बोलते हैं, तो पहले तो ये बिफोर सेइंग दिस मैं ये बता दूं कि आपके कोर्स में रेगुलेटरी अथॉरिटी को लेकर ही पढ़ना ये जरूरी नहीं है ना. अथॉरिटी के बिना भी हर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म अपने इनबिल्ड कर सकती है. तो आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे और उसके डिफरेंट प्रोसेस और तरीकों पे ज्यादा पढ़ाई करोगे, बट अभी हम रेगुलेटरी अथॉरिटी के बेस पे ही बात करते हैं. तो रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर कोई बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडीज है, तो उसका काम जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ करना नहीं है, पर जो करने वाले हैं उनके काम को डिफाइन करना है. यहाँ पे जो लोकपाल से एक बड़ा रोल यहाँ पे होता, दे कैन आइडेंटिफाई द क्वालिटी पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स बाय विच और ऑन विच द प्लेयर नीड टू बी प्ले. और मतलब प्ले कहने का मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेट है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उनको कंप्लायंस में रखना पड़ेगा. तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे मान लो कि लेट्स से AICTE का एग्जांपल लेते हैं. AICTE को हमने बनाया एक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द टेक्निकल एजुकेशन ऑफ इंडिया. तो इनके काम में हमने थोड़ा तो पहले तो वहीं पे क्रब कर दिया कि दे कैन नॉट बेसिकली पनिश इन अदर टर्म्स. और इनका जो असेसमेंट के लिए हमने बहुत ही लाइट मैकेनिज्म दी. तो AICTE का काम क्या था कि किसी नए इंजीनियरिंग कॉलेज को या MBA कॉलेज को पास करना. तो इन्होंने क्या कर दिया कि एक स्टैंडर्ड बनाया कि फॉर अ मैनेजमेंट कॉलेज 2 एकड़ जमीन होना चाहिए. ठीक है. कम से कम 5,000 स्क्वायर फीट का, सॉरी 5,000 या 2,000 स्क्वायर फीट का, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हमने कराया है एक कॉलेज में, है ना. AICTE अप्रूवल का काम. 5,000 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया होना चाहिए. ठीक है. एट वन टाइम कम से कम ऐसा कुछ था कि 50 लोगों का प्लेइंग कैपेसिटी होना चाहिए किसी ना किसी जगह पे. तो वो चेस रख देते हैं, TT रख देते हैं, ऐसे कर देते हैं. आपके पास एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी होना चाहिए जिसमें कम से कम 5,000 बुक्स और 20 जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. ठीक है. अगर आप 60 के सीट्स या 120 के सीट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो AICTE के अप्रूवल के लिए, तो 60 का सीट्स का मतलब हो गया कि 2 साल में 60 + 60 यू विल हैव 120 स्टूडेंट्स. तो 1:15 मिनिमम रेशियो है जो आपको फैकल्टी के लिए फॉलो करना है. तो आपके पास कम से कम 8 फैकल्टीज होने चाहिए. ठीक है. और जो नॉन टीचिंग है वो भी मतलब उसका कोई रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं था. ऐसे करके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसको AICTE प्रेस्क्राइब करती है. अगर कोई कॉलेज जो है इन सारे रिक्वायरमेंट्स को इसके साथ लिख देता है और एक मतलब उसमें ओपन एंडेड डाल देता है
एंड ऑन द बेसिस ऑफ ये जो अथॉरिटी है, आपका कॉलेज जो है और ये सारा जो आपने पूरा किया है, ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो जस्टिफाई कर सके मैनेजमेंट एजुकेशन को। अब ये जो लाइन है ना, ये इसमें करप्शन का स्कोप डाल देता है। तो अब जैसे हम लोग कराते थे, हमने एक कॉलेज का वो AICTE अप्रूवल कराया था, तो उसमें क्या था कि वो सारी चीजें दिखाएगी, ये देखो इतना है। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी, जो कि AICTE का टीम आ रहा था, तो एक फ्लोर ऊपर में नहीं बना हुआ था, सेट नहीं था, तो उसको जल्दी से सेट किया और टीन वीन डाल के उसमें अलग अलग एरिया बना दिया कि ये स्पोर्ट्स एरिया, ये लंच एरिया, ऐसे करके। तो माय पॉइंट इज कि उन्होंने जैसे ये सारे चीजों को, और किताबों का तो ये कर दिया उन्होंने 5000 बुक्स का कि किलो पे जाके किताब ले आए। सोचो, मतलब एक तरह से होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे पब्लिशर्स होते हैं जो किताब को पब्लिश करते हैं ऑथर से पैसा लेके, और फिर वैसे किताब को फिर वो क्या करते हैं कि किलो पे बेच देते हैं, मतलब वे करके बेच देते हैं। तो ये लोग जाके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के और सब्जेक्ट से किताब जाके किलो पे ले आए। 20 जर्नल में एक जर्नल रखते हैं ये लोग HBR, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, क्योंकि वो क्वालिटी का अटमोस्ट पैरामीटर माना जाता है। और एक जर्नल ये लोग कई बार रखते हैं, वो भी नहीं रखते हैं, विकल्पा का, जो इंडिया का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट जर्नल है। उसके बाद बाकी के जो 18 जर्नल्स होते हैं वो फ्री के सब्सक्रिप्शन वाले होते हैं, उसके लिए पैसा भी नहीं लगता। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है कि ये अरेंजमेंट करके, जो लास्ट क्वेश्चन था कि बाई द अथॉरिटी के जजमेंट पे है कि ये सारा जो आपने अरेंजमेंट किया है वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगी नहीं, वो उसके लिए AICTE के अथॉरिटी को आपको पैसा देना पड़ता है, और कम से कम मतलब काजू का ही मिठाई खाते हो और कुछ नहीं खाते। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कि देयर वाज अ रेगुलेटरी बॉडी नेम्ड एज AICTE, बट स्टिल इट कुड नॉट वर्क बिकॉज इसकी अथॉरिटी और इसका जो पूरा पूरा वर्किंग प्रोसीजर्स था वो बिल्कुल फ्लॉड था, वो कागजी के हिसाब से बनाया था। तो जब आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म पढ़ना जाओगे तो आपको ऐसे केसेस मिलेंगे कि गवर्नमेंट हैज ट्राइड और डिपार्टमेंट हैज ट्राइड और मिनिस्ट्री हैज ट्राइड टू रेगुलेट बट स्टिल दे कुड नॉट, है ना। और रेगुलेटरी का जो मतलब जो वो था पनिशमेंट का जो वो है कल्चर है, या फाइंडिंग आउट राइट रिसोर्सेज, या कितना अथॉरिटी मिलना चाहिए लोगों को रेगुलेटरी में, ये सब चीजें कई बार क्वेश्चनेबल होती है। कि कई कई इंडस्ट्री को तो रेगुलेटरी ने बहुत अच्छा बना दिया इंडिया में, एंड देयर वर मेनी इंडस्ट्री और मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट और ये इंडस्ट्री रही जिसको रेगुलेटरी ने ही खराब कर दिया। So when you go to this course, you will be able to understand कि what are the importance of regulatory in a particular industry। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा, जैसे मान लो कि एक कोई क्वेश्चन था कि जैसे जैसे रेगुलेशन इतने लेवल पे भी हो सकता है कि जैसे एक क्वेश्चन था कि कॉन्डोम के ऐड को रेगुलेट किया जाना चाहिए कि नहीं। तो बीच में एक तुमने पढ़ा होगा कि वो भी था कि गवर्नमेंट की तरफ से कि कॉन्डोम का ऐड आप दे सकते हैं टीवी पे, बट वो रात में 8 बजे के बाद नहीं होना चाहिए, नहीं सॉरी, दिन में नहीं होना चाहिए, रात में होना चाहिए, ऐसा कुछ था। तो कई हाँ चीजें, मतलब शाम रात को एक टाइम के बाद बोला था। हाँ, तो पॉइंट ये है कि जैसे कई जगह पे गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल उस पर भी रेगुलेशन करने की कोशिश करती है विदाउट मेकिंग अ रेगुलेटरी बॉडी, है ना, वो मिनिस्ट्री है या फिर कोई अथॉरिटी है ना, जैसे ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी या कोई भी है। तो वो सब लोग किसी भी डिपार्टमेंट का एक पार्ट हो सकता है रेगुलेशन, ऐसा नहीं है कि रेगुलेटरी के लिए आपको एक पूरा बॉडी ही बनाना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे इशूज से लेकर एक पूरे बड़े इशूज पे कि क्या हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, है ना, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए कि नहीं, कोचिंग इंडस्ट्री का, और बनेगा तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। तो Yes, अगर sir. मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि डज कोचिंग इंडस्ट्री नीड्स सम रेगुलेटरी मैकेनिज्म, और उसका क्या क्या गोल होगा और क्यों होना चाहिए, तो आप इसमें बता सकते हो, मतलब ऑफ कोर्स सोच तो सकते हो ना ऑब्जर्व करके, यस सर। है ना। तो व्हेन अ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई अ इंडस्ट्री और थिंग और व्हाटएवर प्रोसेस जिसको रेगुलेट करना है, फिर वो देखती है कि इसके लिए आपको एक सेपरेट बॉडी चाहिए या फिर कोई एग्जिस्टिंग बॉडी से हम करवा सकते हैं रेगुलेशन, ठीक है। तो जितने भी आप आसपास की चीजें देखते हो, है ना, जैसे अगर आप देखते हो कि वो क्लिनिक है ना, या फिर हेल्थ सर्विसेज है, वो भी रेगुलेट होता है।
ये किराना शॉप्स है, क्या आप उसको रेगुलेट करना चाहते हो? स्कूल एजुकेशन है, उसको आप कितना और कैसे रेगुलेट करना चाहते हो, है ना? फिर आप टेम्पल्स को रेगुलेट करना चाहते हो क्या, है ना? या फिर आप मॉस्क को रेगुलेट करना चाहते हो क्या? या फिर आप कोई भी फेस्टिवल को रेगुलेट करना चाहते हो क्या? ये रेगुलेशन जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस भी हो सकता है। जैसे कभी आपको किसी चीज को रेगुलेट करने की जरूरत है और आफ्टर सम टाइम हो सकता है उसको रेगुलेट करने की जरूरत ना भी रहे। तो रेगुलेशन के पर्पस, रेगुलेशन के जो मोटो है वो कई सारा हो सकता है। कई बार हम उसके जो आउटकम है, जैसे इंडस्ट्री का जो, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री के केस में, वी वांट टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ और दो और क्या बोलते हैं, कंज्यूमर राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग कोचिंग और सर्विसेज फ्रॉम कोचिंग इंडस्ट्री। हम उनको सेफगार्ड करना चाहते हैं, इसलिए रेगुलेट करना चाहते हैं। और कई बार इंडस्ट्री को ही क्वालिटी ओरिएंटेड रखने के लिए हम रेगुलेट करना चाहते हैं। तो हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम इसको रेगुलेट करेंगे तो कोचिंग इंडस्ट्री एक अटमोस्ट इंडस्ट्री बनी रहेगी, रेगुलेट होगी तो। अदरवाइज पीपल आर कमिंग विथ लॉट मेनी बैड प्रैक्टिसेस, तो एक टाइम के बाद जाके ये कोचिंग इंडस्ट्री जो है अपने आप ही मतलब खत्म हो जाएगा। तो एक बड़ा सोर्स और रिसोर्स, मतलब रिसोर्स नहीं बोलेंगे, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका पर्पस ये भी हो कि मोनोपोली डेवलप होने से रोकने के लिए, जैसे मान लो अभी रिसेंट टाइम्स में आपने देखा कि बायजू या फिर ये वेदांतो और अनअकैडमी, ऐसे लोग बहुत राइज कर रहे हैं। तो हालांकि यहाँ डर नहीं है, यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री कैन नेवर हैव मोनोपोली, क्योंकि मतलब जो लोगों का ट्रस्ट है और लोगों का जो क्वालिटी लेवल है वो इतना भी ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हो सकता एक जगह पे। और यू कैन नॉट क्रिएट दैट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस व्हिच कैन क्रिएट अ मोनोपोली इन एजुकेशन इंडस्ट्री। बट अगर अगर आप कंपटीशन के अनफेयर प्रैक्टिसेस को भी खत्म करना चाहते हो, तब भी आप रेगुलेशन पे रेगुलेटरी बॉडी आप क्रिएट कर सकते हो, या रेगुलेशन मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हो। और वो जरूरी नहीं है कि रेगुलेटरी बॉडी ही उसको डील करे, द अदर ऑर्गेनाइजेशन और जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी एग्जिस्ट करती है उसका पार्ट भी हो सकता है रेगुलेटरी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ यस सर। सर। ठीक है स्वस्तिका, तो इसमें जो मोनोपोली है, मोनोपोली का जो डर है वो कुछ ही इंडस्ट्री में राइज करता है ना? सर हाँ एक बताओ। एक डाउट था सर। सर ऐसा ही एक इशू था, पता नहीं इससे रिलेटेड है नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन जैसे भी जैसे होता है ना सर, 5 स्टार होटल्स में रहता है तो वो प्राइस जो रहती या फिर सिनेमा हॉल्स में रहता है सर। जैसे पॉपकॉर्न का प्राइस है जो 500 है, जबकि उसका एक्चुअल प्राइस 10 रुपीज है सर। तो उसको सर रेगुलेट करने के लिए कुछ नहीं होता है क्या ऐसा कुछ? होता है ना, जैसे पानी के केस में बीच में आया था ना, कि जैसे पानी ये लोग क्या करते थे, मिनरल वाटर को हाई चार्जेस लेते थे, है ना? 20 रुपए के पानी को ये लोग 50 रुपए 100 रुपए में बेचते थे। हाँ तो वही पूछ उसको रहा हूँ। इन्होंने रेगुलेट किया कि यू कैन ऑलवेज सेल, मतलब एमआरपी से ज्यादा पे नहीं बेच सकते, मतलब यू कैन नॉट हैव अ सर्विस चार्ज ऑन वाटर हाँ बॉटल। ठीक हाँ है, वही। तो फिर हाँ इन्होंने क्या कर दिया, आप देखो उसमें क्या है कि एक रेगुलेट करके आपने एक डिसीजन दिया, ठीक है, इसमें कोई अपना बॉडी वॉडी नहीं बनाया, आपने एक रेगुलेशन डाल दिया। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लोगों ने इसमें इनोवेट करना शुरू कर दिया। अब वो पानी बनाने वाले कंपनी जो है वो पता नहीं क्या मॉडिफाई करते हैं पानी में, नाउ दे आर क्रिएटिंग पानी विच हैज एन एमआरपी ऑफ 60 और 100 रुपीज, है ना? वो एक्स्ट्रा मिनरल या कुछ ऐसा करके, हाँ है ना, सर। वो डाल देते हैं। सर अगर नहीं भी करते तो भी ये कोई मतलब ये रेगुलेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। जो 25 रुपए में बेच रहा है वो 25 में ही बेचेगा, 50 में बेचने वाला उतने में बेच रहा है। और बोलो कि ये नहीं एमआरपी पे ही नहीं बेचना नहीं, है तो अब वो वाले तुम बेच नहीं रहे नहीं हैं। किसी भी नहीं 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 सर, लीगल नहीं प्लेसेस इसमें पे जाओ, लीगल कह रहे हैं, जो लेजिटिमेट प्लेस पे जाओ। अभी बीच में क्या हो गया था कि सिनेमा हॉल में एकदम तुम्हें 20 रुपए में पानी मिलने लगा था। हाँ सर, ऐसी अभी जैसे सर क्योंकि ये तो बीच ऐसी में जगह है ना, अगर आप किसी बस स्टेशन पे जाके ऐसा करेंगे तो नहीं, मोस्टली यही वहां होगा पे कि वो भी बोलेगा कि देखो, नहीं। वो तो सर प्रैक्टिस ऑफ वो है ना कि जुडिशरी का दिक्कत है, वहां पे भी आप फाइट कर नहीं, सकते हो। बीच में ऐसा केस हुआ था, फिर कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, महाराष्ट्र का बता रहा हूँ मैं। ऐसा हम्म। ऑर्डर भी पास किया था कि ये सिनेमा हॉल का मेन, अभी जो बीच में भी एक कोई इशू आया था ना, शिवसेना का कोई पॉलिटिशियन थे वो उन्होंने तो बोला जो था। भी है, बट अभी किसी भी शॉप में तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो एमआरपी से ज्यादा मांग ले तुमसे। कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है, कंज्यूमर कंज्यूमर कोर्ट में भी हम लोग जा सकते हैं ना सर उसमें? कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, कंप्लेन सर कर सकते हो, और उस पर हाँ उस क्योंकि कंप्लेन सर, पे उनको क्योंकि फाइन लग जाएगा अच्छा खासा। हाँ क्योंकि जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू जो प्राइस है ना वो उसको जस्टिफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं, और दूसरा दूसरा ये भी है, देखो अभी रेगुलेशन बीच में एक आया था कि एवरी रेस्टोरेंट एंड होटल
must have normal water also. मतलब आप Exactly. किसी को फोर्स नहीं कर सकते मिनरल वाटर लेने के लिए। इसीलिए पूछते हैं हर होटल में आजकल, है ना, महाराष्ट्र में तो मुंबई में तो पूछते ही हैं। हर जगह, दिल्ली में भी तुम किसी भी बड़े होटल में पूछ लो, जाओ, वो बोलेंगे पूछेंगे। नॉर्मल वाटर या मिनरल वाटर, Exactly. वो पूछते ही पूछते हैं। तो तो मैं बस, इवन मेरा मैंने point अभी बस तो ये था- रिसेंटली एक वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वो रेस्टोरेंट में गया था बीच में, वहां पे भी सोचो वो पूछा कि नॉर्मल वाटर चाहिए कि मिनरल वाटर चाहिए। इसके लिए रेगुलेशन बॉडी कुछ रहता है क्या, या नहीं, फिर? रेगुलेशन बॉडी नहीं रहता, जैसे जो फूड वाला जो सर्विस इंडस्ट्री की जो भी बॉडी है, मिनिस्ट्री है, उनके थ्रू भी पास हो सकता है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि हर छोटे डिसीजन के लिए आपको जरूरी नहीं है कि यू नीड टू क्रिएट अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर दैट, सर है ना। तो ये कह सकते हैं कि मतलब जुडिशरी का भी एक रोल होता है, मतलब रेगुलेशन का बहुत important। नहीं, जुडिशरी का रूल नहीं होता है। देखो, ये जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि यू कैन नॉट टेक, है ना। ये नहीं अब, सर, ये कोर्ट का ऑर्डर पास किया था अभी भी महाराष्ट्र में, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने अरे क्योंकि कोर्ट जो है वो जो इलेक्टेड मेंबर्स के जो रूल्स हैं उसी को कोर्ट जो है फोर्टिफाई करती है, ठीक हाँ है। हाँ अब हाँ पनिशमेंट के लिए कोर्ट आगे आ सकती है, हाँ हाँ, करेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ कि सर। इस रूल को अवॉइड करने पे या इस रूल को वो तोड़ने पे हम आपको ज्यादा पनिशमेंट भी लगा सकते हैं, दैट कोर्ट हाँ कैन डू, है ना। बट हाँ, दैट रेगुलेशन जिसको तुम बोल रहे हो वो गवर्नमेंट की तरफ से है। तो सर पनिशमेंट का तो सिर्फ जो है, जो पावर है वो सिर्फ जुडिशरी को ही है ना, वैसा देखा जाए तो। हाँ, वो सिर्फ जुडिशरी को है, नहीं, सिवाय कई सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी है, बट फॉर अ सर्टेन लेवल, है ना। जैसे मान लो कि अगर अगर मान लो कि तुम फूड सेफ्टी के रेगुलेटर्स हैं, वो आते हैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में, एंड इफ दे सी कि आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो आपको जेल नहीं ले जा सकते, बट दे कैन स्टॉप योर वर्क, ठीक हाँ है। वो, तो एक हाँ हाँ सर्टेन लेवल ऑफ या फाइन लगा सकते हैं, इस तरह का हाँ जुडिशरी राइट्स उनको होता हाँ हाँ, है ना। हाँ मेरा वही डाउट था कि जेल नहीं कर सकते ना, जेल तो सिर्फ नहीं, जुडिशरी जेल कर नहीं सकता है कर ना। सकते, मतलब nobody can put you in हाँ, jail for that। या तो हो सकता मतलब है वो हमारा लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे गवर्नमेंट या को फिर बोल कुछ सकते और। हैं कि आप हाँ, रेगुलेट। गवर्नमेंट को नहीं, जुडिशरी को बोलते हैं कि जेल भेजिए इनको। नहीं सर, जैसे हाँ जुडिशरी कोई चीज नोटिस में लेती है हाँ तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि आप इस पे रेगुलेशन लाएं, मतलब इस तरह से हाँ, बोल। जुडिशरी कई बार अगर जुडिशरी को लगता है कि इसमें रेगुलेशन की नीड है, तो विदाउट मेकिंग इट सेल्फ वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करती है कि इस पे आपको संज्ञान लेना चाहिए या इस पे आपको मतलब रेगुलेशन सर बनाना और चाहिए। एक और डाउट था सर मेरा, कि सर जो ये मेजर स्पोर्ट्स बॉडीज होती हैं लाइक बीसीसीआई हो गया और हाँ स्पोर्ट्स काउंसिल है, सर हाँ, ये भी रेगुलेशन इनका रोल होता है कि नहीं होता सर? ये देखना पड़ेगा कि उनका वर्क एरिया क्या है। अगर बीसीसीआई इटसेल्फ इज अ मतलब बॉडी विच बेसिकली सीज आफ्टर या लुक आफ्टर इंडियन क्रिकेट, तो सर हो रेगुलेटरी सकता है बॉडी कि है वो ना। स्टेट बोर्ड्स के लिए वो रेगुलेशन का काम करते हो, जैसे हाँ बीसीसीआई सर। तो पूरे इंडिया के लिए है ना। यस तो सर। अब उस हाँ जो स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स है उसके लिए रेगुलेटर का काम बीसीसीआई करती है। ओके सर। समझ में आ रहा है मेरी बात? हम्म। अब ये भी हो सकता है कि जितने भी अब इंटरनेशनल भी तो वो रेगुलेटर्स होते हैं ना, अब बीसीसीआई, पीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन सब के लिए आईसीसी एज रेगुलेटर होती है। हम्म। तो रेगुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इट विल एग्जिस्ट इन बिग वे। आने वाले टाइम में भी ये बहुत करेगा, तो इसीलिए ये कोर्स का भी है अच्छा खासा रेलेवेंस है। अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन इसमें, बिकॉज पीपल कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इवन जो जो प्राइवेट कंपनी है, दे कैन ऑल्सो, जैसे मान लो कि कोई टाटा कंपनी है, ठीक है, आप ऑटोमोबाइल बेचती है, तो उनके शोरूम्स हैं। अब शोरूम को भी तो रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है ना, तो वो उनके कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट है रेगुलेशन। समझ में आ रही बात। बट यस सर। अगर अगर सिंस फ्रेंचाइजी बेस्ड होता है, तो क्या होता है, फ्रेंचाइजी जो होता है वो इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। तो हम्म। आप उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस कंट्रोल को, मैकेनिज्म को डेवलप करना भी एक तरह का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। समझ में आ रही बात। जैसे सर आपके ये समझ में नहीं आया सर, क्या मतलब जैसे सर? जैसे मैं बोला ना कि जैसे मान लो कि अगर आपकी कंपनी है और आपके ही स्टोर्स हैं, तो वो तो आप ही के सप्लाई चेन के पार्ट हो गए, मतलब इट्स ऑल योर कंपनी, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं या यहाँ पे जो भी हो रहा है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मैच करेगा, ठीक है। हाँ। बट सिंस योर कंपनी इज डिफरेंट, ठीक है, मतलब आपकी कंपनी अलग से कंपनी है और आपके फ्रेंचाइजीज हैं, F1, F2, F3, एंड दीज फ्रेंचाइजीज आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। हम्म। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है, दे कैन डिफर फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, हम्म। क्योंकि फ्रेंचाइजीज का फॉरमोस्ट गोल क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल होना,
हाँ सर। है ना। तो अब इस फ्रेंचाइजी के ऊपर जो भी आपको रेगुलेशन लगाना पड़ेगा वो एज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की तरह ही तो होगा ना। वो हाँ कॉर्पोरेट वो नहीं होगा ना। कॉर्पोरेट के जो आपका अपना कंपनी का जो वो है क्या बोलते हैं सप्लाई चेन, वो तो नहीं रहा ना ये। हाँ सर। इट्स अ डिफरेंट एंटिटी। तो ये रेगुलेटरी गवर्नेंस की तरह मैकेनिज्म की तरह ही डेवलप करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कि फ्रेंचाइजी को कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड गाइडलाइन के अंदर ही काम करना है। तो यस जो सर। वो गाइडलाइन है वो बेसिकली एक तरह का रेगुलेशन मैकेनिज्म हाँ सर। है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इसका लिमिटेड स्कोप है जो गवर्नमेंट तक है ना। प्राइवेट कंपनीज हो या प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो, सब जगह इसका यूज हो सकता है। and underneath of this course you will find a number of new aspect also। जैसे मान लो कि आप एक कंप्लीट कंट्रोल मैकेनिज्म आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो भी पढ़ोगे कि मतलब अलग अलग इंडस्ट्री में या अलग अलग कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस हुए हैं, है ना। आपको वर्ल्ड वाइड बहुत सारे बड़े बड़े रेगुलेशन और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के केस स्टडीज आपको पढ़ने को मिलेगी कि हाउ दे हैव बीन एबल टू परफॉर्म वेल इन द टास्क ऑफ रेगुलेशन, है ना। क्योंकि ये भी देखा गया है कि कई बार रेगुलेटरी अथॉरिटी इटसेल्फ गॉट फेल्ड। तो जब रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ही सही से मैनेज नहीं कर पाई तो वो कैसे वो मतलब इंडस्ट्री को वो मतलब वो करेगी, मतलब इंडस्ट्री को पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे मूव करा सकती है। और रेगुलेटरी फेलियर से कंट्री की इकोनॉमी का भी लॉस हो जाता है। तो बहुत सारी, जैसे तुमको एक रेगुलेटरी एग्जाम्पल बताते हैं, मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल। तुम लोगों ने कभी वो सुना है, नेटस्केप नाम सुना है? सर क्या? नेटस्केप। अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ना, विंडो के साथ आता है। हाँ सर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये बेसिकली इट इज अ ब्राउजर, वेब ब्राउजर। हाँ। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, इन सबको वेब ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है। क्यों वेब ब्राउजर बोलते हैं? क्योंकि इसके थ्रू आप इंटरनेट पे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ना कंप्यूटर में जो वेब ब्राउजर आता था वो अलग से आता था। जैसे मतलब आप कंप्यूटर खरीदते थे तो आपको ब्राउजर इंस्टॉल करना पड़ता था। तो जैसे सफारी या नेटस्केप, नेटस्केप वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेब ब्राउजर एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। और ये कुछ पैसा लेते थे एक सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, जब आप कंप्यूटर खरीदते थे। तो जब एक बार, और बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब द पर्सन हु स्टार्टेड इट, उसने तो फेसबुक और कई सारे कंपनी में उसने पैसा लगा रखा है, बड़ा लीजेंड आदमी था वो भी। तो जो जो नेटस्केप का जो वो था प्रोमोटर था, उस वो ये कंपनी अच्छे से चल रही थी। अभी क्या हुआ कि विंडो वाले जब पहली सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वाले जब पहली बार विंडो लॉन्च किए, क्या नाम था उस विंडो का, 95 था ना शायद। हाँ सर। तो जब पहली बार विंडो लॉन्च किए, दे स्टार्टेड गिविंग यू इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉर फ्री। वो विंडो का पार्ट ही बना दिया उन्होंने। बोला कि हम आप अगर हमसे विंडो खरीद रहे हो तो हम एक्सप्लोरर फ्री में देंगे। अब तुम बताओ ये कहीं से भी कोई बुरा स्टेप है? Does this step eating out anyone's right, fundamental right? नहीं ना भाई। नहीं आप एक सर। बड़े प्रोजेक्ट के साथ छोटा प्रोडक्ट तो दे ही सकते हो ना। लैपटॉप के साथ माउस तो फ्री दे सकते हो ना, हाँ सर। है कि नहीं। आप जैसे मतलब किसी भी जैसे पेन के साथ रिफिल फ्री दे सकते हो, उस टाइप की बात हो गई कि हम आखिर आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं तो हम उसके साथ एक वेब ब्राउजर भी दे देते हैं, है ना। इसमें कोई तुम्हें कोई ऐसी बात लगती है जिसके कारण नेटस्केप को कोर्ट में जाना चाहिए? बट वहां पे थी, द यूएस कंपटीशन बोर्ड इज सो स्ट्रिक्ट। नेटस्केप वेंट टू द कोर्ट अगेंस्ट बिल गेट्स, है ना, माइक्रोसॉफ्ट, एंड दे अर्न। और माइक्रोसॉफ्ट को कोर्ट ने पे कराया। माइक्रोसॉफ्ट ने नेटस्केप के पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो भी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकता था, रेवेन्यू नहीं प्रॉफिट, उस पूरे को ऐड करके माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ा नेटस्केप कंपनी। अब बताओ, दिस इज द पावर ऑफ रेगुलेशन। सर ये अनफेयर नहीं है लेकिन काफी। नहीं, ये बिल्कुल अनफेयर नहीं है। क्योंकि बाय डूइंग दिस, बाय मेकिंग एनी प्रोडक्ट फ्री, है ना, इसीलिए जो जियो का जो लॉन्च हुआ था इसको लोग बोल रहे थे कि अगर यही यूएस इकोनॉमी होती और यूएस का रेगुलेशन होता तो जियो वुड नॉट हैव बिकम दैट बिग इन सच अ शॉर्ट टाइम। और देखो कितना बुरा हुआ। कितनी सारी जो टेलीकॉम की कंपनीज थी, यूनिनॉर और पता नहीं क्या क्या था, सारे यस। बंद हो गए, है ना। तो यस सर।
जो जो रेगुलेशन है वो इंडिया में, तुम ये भी सोच इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है इंडियन मार्केट को वाइब्रेंट रखना, कितना इम्पोर्टेंट है इंडियन इंडस्ट्रीज को वाइब्रेंट रखना। क्योंकि अभी हम एक कंपनी के पर्सपेक्टिव में फायदा देख के तो सोच रहे हैं चलो ठीक है क्या हो गया, वही कंपनी है, बट इंडियन कंपनी है जो भी, बट कंपटीशन का खत्म होना लॉन्ग टर्म में कस्टमर का एक्सप्लॉइट होना बराबर है। यस सर, समझ में आ रही है? यस So सर, this is what we can मतलब visualize with this example कि how weak we are in term of regulation, कि जो चीज आपको गलत लगनी चाहिए थी वो आपको गलत भी नहीं लग रही है। उल्टा आपको माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि पे किया तो आपने माइक्रोसॉफ्ट के लिए फेवर में ही बोला कि अनफेयर है, एंड फॉर रेगुलेटर्स इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। समझ में आ रही बात? उस डेप्थ यस में सर, अंडरस्टैंडिंग के लिए तुमको ये कोर्स हेल्प करेगा, एंड देन यू कैन आल्सो बी एबल टू, विल आल्सो बी एबल टू क्रिएट द मैकेनिज्म बाय व्हिच यू कैन कंट्रोल सर ओवर एवरी इंडस्ट्रियल मेरा एक डाउट प्रोसेस। हाँ मेरा एक डाउट है इसी इसी केस को लेके सर। हाँ। सर अब ऐसा है तो सर अभी ये जियो ने जो किया, अभी जो डेटा फ्री दिया ये सब दिया, तो सर उस पे कुछ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ सर? नहीं एयरटेल नहीं, हुआ, एयरटेल कोशिश नहीं। किया लोगों ने ना, मतलब देखो जो इंडियन वो है, वही बात है ना कि कई सारी कंपनी ने जियो के अगेंस्ट केस किया कि हाँ किलिंग हाँ कंपटीशन और वो हाँ, मोनोपोली डेवलपमेंट का, बट सिंस एग्जैक्टली। इंडियन जो जस्टिस जो है, इंडियन जुडिशरी जो है, इट नेवर गोज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो कंप्लायंसेस है उससे बाहर भी नहीं जाती। से बन जाता है। जुडिशरी जो है वो केवल कुछ पार्ट खुद से डेवलप करती है, ठीक है, हम्म, जिसको अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या पार्लियामेंट के थ्रू उसको वेरीफाई किया जाता है। तो अब क्या हम्म, है कि जैसे मान लो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे पुराने जितने भी लिटरेचर केसेस कहीं पे भी अगर इसके अगेंस्ट बात नहीं की गई है तो जुडिशरी कैन नॉट हैव डिसीजन अकॉर्डिंग टू दिस। तो सर ये लिमिटेशन है जुडिशरी का सर? ऑफ कोर्स इसीलिए तो बोलते हैं ना कि इंडिया में जुडिशरी बहुत लिमिटेड है। अगर जुडिशरी के लिमिटेशंस नहीं होते तो वी वुड हैव सीन वेरी डिफरेंट इंडिया राइट नाउ। तो सर ऐसे तो फिर अपना मतलब इंडिया में तो मतलब मोनोपोली इजीली क्रिएट हो सकता है कहीं पे भी, तो जो वो कि हो तो भी ये रहा है। इंडिया में ऑलमोस्ट हर चीजों का ऑलमोस्ट मोनोपोली है। Okay. तो सर फिर भी ये छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं वो सर्वाइव कैसे कर जाते हैं फिर? देखो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है इट्स बेस्ड ऑन नीश प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उसको जल्दी सरवाइव करते हैं जो नीश प्रोडक्ट में भी बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट वगैरह लेके बहुत राइज कर लेते हैं और बल्क बढ़ा लेते हैं, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। तुम देखोगे हम्म, कोई भी बड़ी कंपनी जो आज तुम्हें दिखती है जैसे ओला है या कोई भी इंडियन कंपनी जो है जो आज तुम्हें दिखता है कि दे हैव बिकम सक्सेसफुल, दे हैव एट मल्टीपल स्मॉल प्लेयर्स इन ग्रोइंग, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, ठीक है। और कई सारों पे तो ये लोग जैसे होता है ना कि केस वेस चलवा के कुछ कुछ करके वो कंपटीशन को किल करने का यहाँ पे दूसरे तरीके भी है। तो जो तुम्हें लगता है कि स्टार्टअप कल्चर हमारे यहाँ है, ऑफ कोर्स है, बिकॉज वी स्टिल हैव लॉट ऑफ स्कोप फॉर निश प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना, हम्म। बिकॉज हमारा प्रोडक्ट ना ही मेच्योर, प्रोडक्ट मार्केट ना मेच्योर हुआ है ना सर्विस मार्केट मेच्योर हुआ है, बट वी स्टिल वेरी मतलब वी लैक इन दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, फ्री इन्वायरमेंट ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया स्टिल। जो हम्म, यूएस का जो स्टार्टअप इन्वायरमेंट है उससे हमारा स्टार्टअप इन्वायरमेंट बहुत वीक हम्म, है ना। तो तुम्हें जो दिखता है दैट यू सी ऑल द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, तुम्हें वो नहीं दिखता जो सारे अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स दिखते हैं। मतलब एग्जैक्टली। हमारे यहाँ 85 मोर देन 85% इवन 90+ % स्टार्टअप आइडियाज स्टार्टअप फेज। सर लेकिन ये तो जनरल माइंडसेट है ना सर, जो फेलियर को कौन पूछता है? हाँ तो जनरल माइंडसेट तो तुम्हारे लिए हो सकता है ना, बट गवर्नमेंट के सर लिए तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को। हाँ वो भी है, वो तो सही बात है। ये तो बहुत गलत अप्रोच है ना कि जैसे एक एक बार हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि पॉल्यूशन कौन फैलाता है, तो एक क्लास का एक लड़का बोला कि जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, वो गंदगी फेंक देते हैं सड़क पे, ये करते हैं। तो व्हाट यू सॉ इज वेरी विथ वेरी नैरो माइंड, आपने देखा कि वो सड़क पे एक कागज फेंक दिया तो आपको लगा पॉल्यूशन फैला रहा है, बट यू नेवर सॉ कि उसके पास कुछ है ही नहीं पॉल्यूशन फैलाने के लिए। ना वो कार चला रहा है, ना वो एसी चला रहा है, ना ही वो बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद रहा है प्लास्टिक बेस पे, तो वो पॉल्यूशन का बड़ा रीजन बन ही नहीं सकता।
and we still we do not do anything of such kind. हम सड़क पे कुछ नहीं फेंकते, सड़क पे नहीं थूकते, सड़क पे गंदगी नहीं करते, बस still we do more pollution than a poor person. हाँ तो सर ये अमेरिका का केस ले लीजिए ना सर, अमेरिका सबसे ज्यादा पोल्यूशन इमिट करता है देखा जाए तो। वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो गंदगी और पोल्यूशन में बहुत फर्क हो जाता है। तो सिमिलरली व्हाट यू सी है ना इज नॉट द एंटायर थिंग। इसीलिए तो मैनेजमेंट या किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई में आपको बोला जाता है कि अंडरनीथ व्हाट इज अंडरनीथ दैट यू नीड टू सी। ठीक है, बात समझ में आई तुम लोगों को भी? स्वस्तिका आ गई सर। अच्छा, एक तुम फिर वो रेगुलेटरी वाला जो फर्स्ट डे हमने लिया था रेगुलेटरी पे वो भी देख लेना तो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोर्स डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लो। देखो आइडिया क्या होता है कि आप अपने कॉलेज का जैसे टिस्क का भी पढ़ो और साथ में कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है इंडिया की भी, अगर वो सिमिलर प्रोग्राम को रन करते हैं तो उनका भी कोर्स डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उनके भी थोड़े जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज है वो सब भी पढ़ो, उनका ऑब्जेक्टिव पढ़ो, उनके मतलब जो होता है अगर वीडियो दिया हुआ है यूट्यूब वगैरह पे तो वो सब चीजें भी पढ़ो, वो आपको बहुत फायदा करेगा। सर जैसे शिवनाथ यूनिवर्सिटी का वो है ना वाटर पॉलिसी पे, तो वो भी पढ़ सकते हैं। वो रेगुलेटरी के लिए वो क्यों पढ़ोगे? अगर तुम टिस्क का वाटर पॉलिसी दे रहे हो तो उसका वाटर पॉलिसी वाला पढ़ो। रेगुलेटरी का वैसे इतना ठीक है, ढूंढ लो। बाहर की यूनिवर्सिटी होगी, इंडिया में नहीं है। हाँ, हाँ, इंडिया अच्छा, में ये हाँ। शिवनादर वाला जो है वो अच्छा कोर्स है, अगर आपको किसी को बताना चाहो तो बता सकते हो फॉर वाटर पॉलिसी। ठीक है, अगर इफ यू आर नॉट अप्लाइंग। सर ये आप ये कोर्स डिस्क्रिप्शन सर मैंने कम से कम अभी तक 15-20 बार पढ़ लिया होगा सर, लेकिन सर हर बार कुछ मतलब कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता सर, वो जो लिखा नहीं है वो तो इसलिए नहीं आता, इसीलिए तुम बोल रहे हैं कि तुम्हारे वाले कोर्स का हम कराएंगे। परेशान क्यों हो रहे हो? आई विल डू दैट। हाँ एचआर हाँ ऑडिट सर, दोनों के लिए हम कराएंगे, है सर वो ना? कंटेंट को मैं मतलब लिखने के लिए सर मैंने कम से कम 15-20 बार पढ़ लिया उसको, उसमें सर वो सब्जेक्ट्स क्या लिखे है कि वो हैं। अंडरनीथ द वर्ड्स पढ़ना पड़ता है। वो नहीं, वो बोलता है लफ्ज ब लफ्ज, तो वो उसके यहाँ लफ्ज ब लफ्ज भी नहीं, उसके अंदर भी जाना पड़ेगा तुमको, है ना? वही मैंने तो बहुत बार वो हाँ, और ट्राई किया, नहीं हो रहा व्हाट सर। हैपेंड कि वो मतलब क्या होता है कि वो 2 साल का पूरा कोर्स को वो 20 लाइन में लिखते हैं, 300 वर्ड में, तो वो कभी उस तरह से हो ही नहीं सकता एक्सप्लोरेटरी कि आपको समझ में आ जाए, है ना? हाँ एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू डू दिस काइंड ऑफ क्लासेस, करना पड़ता है। ठीक सर है, करेंगे सर, सर कल रखने वाले थे फिर हम क्लास। हम कल रखेंगे, कल या परसों रख देंगे। तो अभी तो कैंसिल हो गया ना, पोस्टपोन हो गया ना इंटरव्यू। हाँ 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 सर। सर। इसलिए मुझे एपीयू वाला आज जल्दी करना पड़ गया, तो वो एपीयू वाला इसलिए आज सुबह कर दिया हमने। ठीक है। कोई बात नहीं सर, सर एक ऐसे भी रहेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन था हाँ सर। ओवर रेगुलेशन भी एग्जिस्ट करता है क्या, और अगर करता है तो उसके भी कोई डिसएडवांटेजेस होते हैं या मतलब? हाँ, बिल्कुल करता है। ओवर रेगुलेशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो इंडस्ट्री फ्रीडम नहीं रहेगी, जैसे क्रिएटिविटी को करप्ट कर रहे हो। सर कोई ऐसा व्हाट एग्जांपल इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप दे सकते हैं क्या, मतलब ऐसा? इंडियन कंटेक्स्ट में ओवर रेगुलेशन तो है, लेकिन उसके लूपहोल्स बहुत है, इसलिए ओवर रह नहीं जाता। हाँ जैसे अच्छा। फूड सेफ्टी वाले में, है ना, हाँ सर। जो हमारी रेगुलेटरी है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जो रेस्टोरेंट वगैरह अगर तुम चलाना चाहते हो तो इट इज ओवरली रेगुलेटेड, बट इसके लूपहोल्स इतने हैं कि इसके वो सारे ओवरली रेगुलेशन का कोई फायदा भी नहीं होता। सर अभी रिसेंटली जो एनजीओ के रेगुलेशन का आया था ना, तो उसमें एफसीआरए का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें कुछ एस्पेक्ट्स इतने ज्यादा वो है ना कि मतलब देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब एनजीओ खोलना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो वो तो मतलब ओवर रेगुलेटेड कई बार कंपनी गवर्नमेंट जो है, क्योंकि बहुत आसानी से लोग कोई काम करने लगते हैं, उसमें करप्शन के ज्यादा स्कोप होते हैं, तो वो ओवरली रेगुलेट कर देती है। लेकिन फिर बाद में जब उनको पता चलता है तो डायनेमिक प्रोसेस है, जब उनको लगता है कि नहीं ये तो गलत हो गया तो दे कैन चेंज अगेन। वो सर इंडिया में नहीं होता ना, चेंजेस तो 10-10 साल पे होते चेंज हैं। लाना तो बहुत मुश्किल है ना इंडियन ये गवर्नमेंट सिस्टम में। सर अच्छा सर, एक वो जो ऐसे आपने बोला था वो लिखा है मैं देख लूंगा, वो मैंने अब मुझे मिला है बहुत लोगों का, आई चेक। और मैं हाँ पॉलिसी वाला भी जो वो है सीट है जिसके क्वेश्चन है उसपे, वो भी भेज दूंगा तुम लोगों सर, को। बस एक प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि मतलब जैसे मेरे साथ ये हुआ, मेरे को मालूम नहीं कि दूसरों को क्या है, बट 500 वर्ड्स में तो आ ही नहीं रहा, मतलब मैं लिखते लिखते ज्यादा ही भावनाओं में बह गया, 1000 लिख दिया सर। तो वो तो तो गलत कर दिया तुम, हमको लगा कम आ रहा है तो ज्यादा बढ़िया है।
अगर बात नहीं सर, करोगे कब सर इतने इतने किस पे लिखे हो पॉइंट्स आए तुम, ना। कौन से वाले पे लिखे हो? मैं सर आपने जो फॉर ऑल दिया था वो था कि सोशल मीडिया हैज डिस्टर्ब्ड सोशल कम्युनिकेशन, हाउ सोशल मीडिया हैज डिस्टर्ब्ड सोशल इसको कम्युनिकेशन। 1000 वर्ड लिख दिए तुम। सर बहुत सारे चीजें हैं ना जो इनडायरेक्टली सोशल कम्युनिकेशन पे बहुत मतलब एक ही तरीके से इफेक्ट करती हैं, बट बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो मैंने जितनी आई मेरे को लिख दी मैंने। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मतलब लैंग्वेज की वजह से ज्यादा फैल रहा हो, मतलब वो पॉइंट्स है तुमको कि। बस ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अ, ये तुमको देखना पड़ेगा कि अ, हमको टाइम है ना उसके अंदर में ही लिखना है और सारे पॉइंट्स कवर भी होना चाहिए। ठीक है। हाँ मतलब सर यहाँ तो टाइम और रिसोर्स दोनों थे तो शायद ऐसा हो जाए। वहां पे तो जल्दीबाजी रहेगी तो कम ही वही, लिखना रहेगा। हाँ। बताओ सबको लास्ट क्या पूछ रहे थे तुम लोग? सर मेरा एक एक छोटा सा वो डाउट है सर, मैं पूछना चाहता हूँ। सर अभी एक रिसेंट एक केस आया था, ओरियो ने किया था पार्ले पे, हम्म, आपको पता है उसका केस करने में? नहीं। सर सर उसका क्या था, वो जो ओरियो का बिस्किट का डिजाइन है ना, वो डिजाइन हाँ कुछ उससे मैच कर गया था। तो सर उसके लिए उन लोगों ने उस पर केस फाइल किया और शायद अभी हाँ। चल भी रहा है वो केस। अच्छा, हाँ, मैंने ये जैसे इस तरह के केसेस को ना कॉपीराइट या फिर हाँ उस पे पेटेंट वाला ये सब भी होता है। तो कई बार क्या होता है कि डिजाइन कंपनी ने कॉपीराइट कराया नहीं है ना, और चूंकि मार्केट में स्टैब्लिश हो गया वो प्रोडक्ट, तो वो एक हम्म, तरह से कॉपीराइट भी माना जाता है। मतलब वो कंपनी का आस्क कोर्ट की हम इसको कॉपीराइट मान सकते हैं, बिकॉज हम्म, पीपल हैव नाउ स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग दिस विथ अस। ठीक है। हम्म, हम्म, तो लेकिन दूसरी कंपनी भी ये वो उल्टा वो दे सकती है कि भाई आपने कराया तो नहीं ना बेसिकली कॉपीराइट उस डिजाइन का, है ना। ओके। बस वो है कि फिर वो कोर्ट के उस पे हो जाता है कि वो तो क्या सर उसमें डिसीजन लेना चाहते हैं। एफसीसीआई क्यों नहीं के पास में क्यों नहीं गए वो लोग, नहीं, ये मतलब तो रिजॉल्व करने डिजाइन, के लिए? ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला केस है ना, इसमें तो कोर्ट ही इंटरफेयर करेगी। जैसे अच्छा। डिजाइन, ट्रेडमार्क या फिर लोगो या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस तरह का कोई भी चीज होता है, इसके लिए कोर्ट में जाता है मामला और वो अलग से ट्रिब्यूनल बनता है उसमें। तो सर फिर ये मतलब मुझे ये फिर कंफ्यूज हो गया मैं फिर सर इसमें, कि अगर कोई भी फूड से रिलेटेड जो भी है तो उसके लिए वो अपने उसी रेगुलेटरी बॉडी पे जाएंगे ना वो लोग, फिर कोर्ट में क्यों सीधे मतलब चले जाते हैं वो लोग? ये अरे मैं आपने जो बताया बोला ना कि तो सर टाइप ऑफ हाँ केस हाँ हाँ जो है हाँ वो हाँ अलग हाँ है। हाँ हाँ हाँ, मैं समझा, वही समझा वो सर। लेकिन वो उसमें इंक्लूड क्यों नहीं होता, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ना वो सर, वो ये सब इंक्लूड क्यों नहीं करते? क्योंकि एक ही, अब जब एक डिपार्टमेंट का है वो सारा ये चीज कवर करेंगे, तो सर वो जुडिशरी को जाना, सीधे जाना ही नहीं पड़ेगा ना उन लोग को? नहीं, वो मतलब ब्रॉडर वो एस्पेक्ट हो गया, वो उसमें उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री के जो वो है ना की एस्पेक्ट है, उससे ये अलग हो गया। मतलब डिजाइन की अच्छा। कॉपी या फिर लोगों का कॉपी, है ना, या कोई हम्म, नाम ही कॉपी कर ले, तो उसमें हाँ। सेम उसी फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो फिर रेगुलेटरी बॉडी क्या क्या मतलब रेगुलेट कर सकता है फिर, एक शॉर्ट वो में बता बेसिकली सकते हैं? ऑपरेशंस पे डील कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लो रेगुलेटरी ने डिसाइड किया कि अब हम सिल्वर फॉयल पे पैक नहीं करना देंगे, है ना। इस तरह के हम्म, डिसीजन बना सकती है रेगुलेटरी बॉडी। या फिर अच्छा। रेगुलेटरी बोर्ड मना कर सकती है कि भाई आप लोग ना ये बड़े वाला जो पैकेट बनाते हो, और हम्म, 500 ग्राम्स का बिस्किट का पैकेट, ये नहीं हम्म, बनाना है। ओके। इस तरह के ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस भी ला सकती है। सर तो ये ट्रिब्यूनल्स में और अथॉरिटीज में क्या फर्क हुआ फिर, मतलब ट्रिब्यूनल्स कोई। जो है वो ट्रिब्यूनल जो है वो जुडिशरी के लिए क्रिएट किया जाता है, मतलब जजमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो रेगुलेशन के लिए क्रिएट किया जाता है। So many of the time, tribunals also can act as regulatory authority. अच्छा। ठीक है।